आज एक बहुत बड़े महान व्यक्ति को हम लोग याद करना चाहते हैं, जो मार्क्स के विरोधी भी हैं। उनकी भी राय में पूरी मनुष्यता में अभी तक जितने प्रभावशाली व्यक्ति पैदा हुए हैं, उनकी सूची अगर बनाई जाएगी तो उस सूची में ऊपर के नामों में एक नाम जरूर होगा, और वो नाम होगा कार्ल मार्क्स का। इसलिए कि उन्होंने इतिहास को इस तरीके से प्रभावित किया है कि जो उनके शत्रु भी हैं, जो उनके दुश्मन भी हैं, वो भी उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। उनका क्या योगदान था, उनका क्या रिलेवेंस है, उनकी क्या अभी भी प्रासंगिकता बची हुई है, क्या आज उनके जाने के 137 साल बाद उनके विचार पुराने पड़े हैं कि नहीं पड़े। इस सब पर चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा मार्क्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका इस देश की शिक्षा के सुधारने में और इस देश की शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने में, इस देश की शिक्षा को बेहतर बनाने में एक जबरदस्त योगदान रहा है 1936 से लेकर आज तक। और यही एकमात्र ऐसा संगठन है जिस संगठन का नारा है, आपकी अपनी इस पर भी लिखा हुआ है, जिस संगठन का नारा है स्टडी एंड स्ट्रगल, पढ़ो और लड़ो। तो ऐसे संगठन के लिए मार्क्स कुछ ज्यादा ही विशेष महत्व रख लेते हैं, एक व्यक्ति के रूप में भी। जितनी शिद्दत के साथ वो पढ़ा करते थे, जितनी जिद के साथ वो पढ़ा करते थे, पढ़ने से ज्यादा आनंद और किसी में नहीं, पढ़ने से ज्यादा सुख और किसी भी चीज में नहीं मिलता है। और पढ़ने में अगर बहुत अलग अलग तरीके की विविधताएं होती हैं, तो उन विविधताओं का जो मजा है, जो सुख है, वो और किसी में नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे नहीं पढ़ा जा सकता हो, लेकिन पढ़ने के मामले में भी सेलेक्टिव होने की आवश्यकता है कि क्या जरूरी है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन ज्ञान की कोई भी विधा अलग नहीं है, और मार्क्स इसके जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने कुल मिलाकर अपने 65 साल के जीवन में, 65 साल की उम्र में वो चले गए थे, लेकिन उस 65 साल के जीवन में उन्होंने कुल मिलाकर जितनी किताबें लिखी हैं, जितने लेख लिखे हैं, जितनी नई खोजें की हैं, वो सारी की सारी 50 बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों के वॉल्यूम्स में आई है। 50 ग्रंथ हैं मार्क्स और एंगेल्स के दोनों के मिला के, और ये तो वो ग्रंथ हैं जो ढूंढे जा चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी चिट्ठी पत्रियां हैं, वो अपनी चिट्ठी पत्रियों में भी बहुत वैचारिक स्तर की बात करते थे, नया नया योगदान दिया करते थे। ऐसी अनेक चीजें हैं उनके पास जिसमें पढ़ने के मामले में तो उनका कोई जवाब नहीं था, और पढ़ने के मामले में उनकी विविधता भी बहुत जबरदस्त थी। उनके दोस्तों ने लिखा है उनके बारे में कि वो किसी नई चीज को पढ़ लेते थे तो इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते थे, इतने ज्यादा खुश हो जाते थे कि बाकी लोगों को चिट्ठी पढ़ के बताया करते थे कि आज मैंने वो चीज पढ़ी है और तुम भी पढ़ना और ये भी करना। कोई भी नई चीज अगर उन्हें मिल जाती थी तो बहुत खुश हुआ करते थे। बुनियादी तौर से वो फिलॉसफी के आदमी थे, दर्शन के व्यक्ति थे। उनकी पढ़ाई स्कूल में नहीं हुई थी, 12 साल तक उनके पिता ने ही पढ़ाया था उनको। 12 साल की उम्र में जाकर वो उसमें शामिल हुए थे। एक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, और उस सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के जाने के बाद वहाँ पर जाकर उन्होंने फिर फिलॉसफी की पढ़ाई की थी, दर्शन शास्त्र की बात की थी, और केवल 17 साल की उम्र में ही वो अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई करके सीधे पहुँच गए थे बोन के विश्वविद्यालय में, और वहाँ पर उन्होंने अपनी इस फिलॉसफी की पढ़ाई को जारी रखा था। और उस जमाने में जितने भी बड़े फिलोसफर्स हुआ करते थे, खास तौर से जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, हीगेल, उस हीगेल को पढ़ने के साथ साथ उन्होंने अर्थशास्त्र में भी अपनी दिलचस्पी को बनाया था। और उनकी खास बात ये थी कि वो नियमित रूप से सारी विविध चीज़ों को पढ़ा करते थे। उनकी किताबों में जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी नई खोजें भी की, केवल दर्शन के मामले में ही नहीं, केवल अर्थशास्त्र के मामले में भी नहीं, गणित के मामले में भी। गणित उनका विषय नहीं था, लेकिन जब उन्हें किसी प्रस्थापना को, किसी समझदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है तो वो उन सारी जानकारियों को लेने की कोशिश करते थे। वो व्यक्ति जो फिलॉसफी का, इकोनॉमी का और लिटरेचर का आदमी था, उस व्यक्ति ने उस जमाने में जो सबसे बड़ी खोज हुई थी, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज,
जिसमें उन्होंने ये पता लगाया था कि इस पूरी पृथ्वी पर प्राणियों का विकास किस तरीके से हुआ है, और इसके लिए बड़े सुसंगत तरीके से उन्होंने कई वर्षों तक पानी के जहाज में बैठकर अलग अलग टापुओं की यात्रा की थी, और उन टापुओं से वो नमूने इकट्ठे करके लाए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्रमिक तरीके से विकास हुआ है, और विकास के सिद्धांत उन्होंने बनाए थे कि मनुष्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। इस तरीके की तमाम सारी खोजों में भी उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी। पढ़ने के प्रति उनका एक पैशन था, पढ़ने के प्रति उनका एक जुनून था, नई नई चीज़ों को जानने के प्रति एक उनका उत्साह था, जो हर एक विद्यार्थी में होना चाहिए, हर एक छात्र में होना चाहिए। और इस मामले में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की थी। जब वो केवल 26 साल के थे, तब उन्होंने, जब वो शादी के बाद जेनी के साथ विवाह करने के बाद जब वो 15 दिन के लिए हनीमून मनाने के लिए गए थे, उस 26 साल की उम्र में उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की थी, एक पांडुलिपि तैयार की थी। छोटी सी है वो पांडुलिपि, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने जितने भी इशू, जितने भी मुद्दे लिखे थे, वो सारे मुद्दे वो थे जिन मुद्दों को बाकी के 40 साल में उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो मोटे तौर पर वो 26 साल की उम्र में ही उस अपने अद्भुत वैचारिक निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे, जिस निष्कर्ष को बढ़ाने के लिए बाकी की 40 वर्ष उन्होंने तथ्य जुटाए, पढ़ाई की, जानकारी इकट्ठा की। और ये सारा काम करते करते वो घर में बैठे भी नहीं, जैसा कि एसएफआई का नारा है, स्टडी एंड स्ट्रगल, उस तरीके के उस साथ वो स्टडी भी करते रहे, इस तरीके की नई नई खोजें भी करते रहे, लेकिन उसी के साथ साथ संघर्ष भी करते रहे। जब वो बोन यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पर समाजवादी सोच रखने वाले विद्यार्थियों का एक क्लब था, उसके साथ वो जुड़ गए। जब वो उसके बाद वहाँ गए थे और उसके साथ साथ एक पोइट्स क्लब बनाया था, कवियों का एक क्लब था। मार्क्स बहुत बड़े कवि भी थे, उनकी कविताओं के 3 खंड भी छपे हैं, खासतौर से प्रेम कविताओं के भी छपे हैं, क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी वही मनुष्य बन सकता है जो ठीक तरीके से प्रेम करना जानता है। जो प्रेम से वंचित है, वो प्रेम से वंचित लोग कभी भी अच्छे क्रांतिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि मनुष्यता से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, प्राणी से प्रेम करना, जीवन से प्रेम करना, ये एक आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को करने वाले वो बड़े आदमी थे। पोइट्स क्लब में शामिल हुए, और इसी के साथ साथ उसके बाद वो जहां भी रहे, अपनी स्टडी के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आंदोलनों का भी हिस्सा रहे। और यही वजह थी कि जिस जर्मनी में वो पैदा हुए थे, जिस जर्मनी के एक बहुत बड़े परिवार के वो हिस्से थे, जिस जर्मनी के एक मंत्री की बेटी के साथ उन्होंने विवाह किया था, उस जर्मनी की सरकार को भी उनका लिखना बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो जो अखबार निकाला करते थे, उस अखबार में चूंकि वो सरकार की आलोचना किया करते थे, इसलिए उन्होंने उस अखबार को ही प्रतिबंधित नहीं किया, बल्कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि मार्क्स को निष्कासित कर दिया गया और उन्हें जर्मनी छोड़कर ब्रुसेल्स आना पड़ा। और लगभग 12 साल उन्होंने, लगभग 3 साल उन्होंने ब्रुसेल्स में भी काटे, लेकिन ब्रुसेल्स में भी वहाँ की हुकूमतों को भी वो रास नहीं आए। उसके बाद उन्हें वहाँ से भी निष्कासित किया गया, फिर उन्हें पेरिस जाना पड़ा। पेरिस जाने के बाद भी वो खामोश नहीं बैठे, और वहाँ पर भी जो मजदूर आंदोलन थे, जो मेहनतकश जनता के आंदोलन थे, उन मेहनतकश जनता के आंदोलनों के साथ संपर्क स्थापित किया। और उस संपर्क स्थापित करने के बाद वहाँ भी वो जब गतिशील हुए, वहाँ भी जब वो क्रांतिकारी कार्रवाइयों में शामिल हुए, लिखा पढ़ी करते हुए भी, तो उन्हें वहाँ से भी निकाल कर बाहर कर दिया गया। और आखिरी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लंदन में काटा, लंदन की लाइब्रेरी में बैठकर, लंदन के ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ जुड़ के, और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, उस विचारधारा के प्रति समर्पित लोगों को जोड़ते हुए। तो ये 3 देशों से निकाले गए, बेल्जियम से निकाले गए, फ्रांस से निकाले गए, जर्मनी से निकाले गए, इसलिए वो एक तरीके से विश्व नागरिक थे। और उस विश्व नागरिक ने पूरे विश्व के बारे में जिस तरीके से सोचा है, उतना विराट फलक के साथ एकदम नया सोच देने वाला, एक ऐसा नया सोच जो पिछले 5000 वर्षों में पूरी दुनिया के विद्वानों ने जो अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी की थी, उन सबको संगठित करके एक जगह पर रखने वाला व्यक्ति, उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। इसलिए एक विद्यार्थी के नाते हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम उनके जीवन के इस हिस्से से खास तौर से सीखने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो गजब के पढ़ाकू थे,
वो दर्शन के बारे में भी पढ़ते थे, अर्थशास्त्र के बारे में भी पढ़ते थे, साहित्य के बारे में भी पढ़ते थे, जूलॉजी के बारे में भी पढ़ते थे, गणित के भी नए नए सूत्र लेकर आते थे। प्राचीन साहित्य से लेकर नए साहित्य तक जितना भी कविता लिखी जा रही है, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उन्होंने खुद अपने जीवन में भी एक उपन्यास लिखा था कविता के अलावा भी। इन सब चीज़ों के करते हुए भी वो उस क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल रहे जिस क्रांतिकारी विचार को उन्होंने दिया था। इतना बड़ा व्यक्ति कोई और आधुनिक समाज में नहीं हुआ। इसलिए उन्हें जानना जरूरी है क्योंकि आज गौतम बुद्ध का दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। और जिस जम्बू द्वीप पे भारत खंडे की जमीन पर हम लोग रहते हैं, इस जमीन पर पिछले 5000 साल की सभ्यता में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, पिछले 5000 साल की सभ्यता में जितना क्रांतिकारी, जितना विचारवान और जितना पूरी दुनिया भर की धार्मिक परंपराओं को बदलने वाला व्यक्ति गौतम बुद्ध के रूप में पैदा हुआ है, जो अपने समय से बहुत आगे थे, अपने समय के विज्ञान की खोज से बहुत आगे थे, जिन्होंने उस वक्त समाज की जड़ता पर न केवल वार किया था बल्कि एक नए तरीके से पूरी समाज को, पूरे दर्शन को समझने में एक बड़ा विराट योगदान दिया था। आज उनका दिन है। और अभी ताजे आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे देश में हुई है जिनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम सारे लोग प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। उन्हें ये नाम उनके सहयोगी कॉमरेड R.B. मोरे ने दिया था। उन बाबा साहब ने अपनी आखिरी किताब में, जब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी एक अधूरी किताब में इस बात का सूत्रीकरण दिया था कि मार्क्स अपने जमाने के बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध अपने जमाने के मार्क्स थे। ये जो सूत्रीकरण है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये इस बात का आधार बन सकती है कि मार्क्स को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या दुनिया में जितनी भी नई खोजें हो रही हैं उन्हें हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। बुद्ध ने यह कहा था कि सवाल उठाए जाने चाहिए। अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो नई खोजों की ओर नहीं जा पाएंगे, तो हम समझ नहीं पाएंगे। जब वो काफी उनकी उम्र हो गई थी, तब एक बार वो यात्रा में जब थे तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा, उनके शिष्य थे बनते आनंद, भिक्खु आनंद। भिक्खु आनंद ने उनसे पूछा कि आप चले जाएंगे, आपने कोई किताब तो लिखी नहीं है, आपका कोई ग्रंथ तो है नहीं, तो आप चले जाएंगे तो हम लोगों से क्या कहेंगे कि आप क्या बोल के गए। उन्होंने रुककर ये कहा कि लोगों से ये कहना, तुम्हारे लिए भी यही बात है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी किताब में लिखी हुई है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वो हमारी परंपरा का हिस्सा है और पहले से चली आई है। किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि हमारी कुल परंपरा में किसी बड़े आदमी ने इस बात को कहा था। किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारे विवेक की कसौटी और समूची जनता के हितों की कसौटी पर खरी उतरती है। सोचो, सवाल उठाओ। अगर सवाल नहीं उठाओगे तो समाज प्रगति नहीं करेगा, तुम्हारी प्रगति नहीं होगी। ये एक बड़ा योगदान था बुद्ध का, और ठीक यही योगदान है जो मार्क्स ने दिया। मार्क्स ने यह कहा कि हर चीज की जांच परख होनी चाहिए कड़ाई के साथ। मनुष्य के साथ खास बात यह है कि मनुष्य बाकी प्राणियों की तुलना में मनुष्य के साथ ये फर्क है कि हम विचार कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। और हम विचार ही नहीं कर सकते बल्कि हम अपने विचार पर भी विचार कर सकते हैं। कल हमने जो विचार किया था, आज बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। विचार करने के तरीके क्या होंगे, इन तरीकों को अगर बीज रूप में हमें समझना है, तो चूंकि आज बुद्ध का दिन है इसलिए मैं सिर्फ संदर्भ के लिए आपको ये बता रहा हूं, तो हमें बुद्ध की ओर जाना पड़ेगा। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने यह कहा था कि सब कुछ परिवर्तनशील है, क्षणिक है, क्षणिकवाद। बुद्ध ने यह कहा था कि आप एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, नहीं नहा सकते, क्योंकि जब आप दोबारा नहाने के लिए जाते हैं तब तक वो नदी बदल चुकी होती है। उन्होंने कहा था सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ बन रहा है। ये एक तरीके से उस डायलेक्टिक्स का, उस द्वंद्वात्मकता का मूल है, जिस द्वंद्वात्मकता को बाद में हीगेल ने विकसित किया और जिसको, जो सर के बल खड़ी हुई थी, जिसको पैरों के बल खड़े करने का काम मार्क्स ने किया। क्या है ये नजरिए को बदल देता है।
ये एक नया नजरिया देता है। ये उस नजरिए को बदल देता है जो नजरिया ये कहता है कि अरे सब कुछ पहले से तय है, किसी और ने तय करके रखा है, सब कुछ कर्म में लिखा हुआ है, भाग्य का फेर है। ये इसकी वजह से मनुष्य में जो एक पंगुता आती है, जो विकलांगता आती है, जिसकी वजह से उसकी पहलें कम हो जाती हैं, उसकी बजाय ये उसकी पहल को बढ़ाने की बात करता है कि नहीं, जो भी कुछ है वो यही मौजूद है, हमारी आंखों के सामने है, और अगर आंखों के सामने वो गलत है तो उसे ठीक किया जा सकता है। तो समाज को समझने के, समाज की गति को समझने के टूल्स दिए हैं हमें मार्क्स ने। पढ़ने का मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं होता, पढ़ने का मतलब केवल लाइब्रेरी में किताबों को सजाना नहीं होता, पढ़ने का मतलब किसी किताब से गुजर जाना नहीं होता, पढ़ने का मतलब अपने विश्लेषण के उन औजारों को निखारना और मांझना होता है, जिनके जरिए आप जब किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो अपनी बुद्धि और विवेक से उसको काम में ला सकते हैं। और इस नाते कार्ल मार्क्स आधुनिक समाज के वो बड़े चिंतक हैं जिन्होंने हमको वो तमाम सारे टूल्स दिए, जो तमाम सारे औजार आज हमें पूरी दुनिया को समझने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कुछ बुनियादी चीजें तय की थी, लेकिन उन पर आने के पहले मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये औजार नहीं होते हैं, अगर समाज में गति किस तरीके से हो रही है, अगर हम बुद्ध को भूल जाते हैं और सवाल उठाना बंद कर देते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं। भारत ने इसका बहुत नुकसान उठाया, भारतीय सभ्यता को बहुत घाटे हुए हैं। मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, और वो उदाहरण है शोध का, खोजों का। इस देश में उस जमाने में एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कर लिया था सुश्रुत ने, जब यूरोप के लोग पेड़ों पर रहा करते थे बिना कपड़े पहने हुए। कुतुब मीनार के बगल में जो लोहे की लाट बनी हुई है तकरीबन 2500 साल पुरानी, उस स्टील को बनाने का, उस इस्पात को बनाने का आविष्कार हमारे मेटलर्जी के कारीगरों ने उस जमाने में कर लिया था जब यूरोप में बसाहट भी नहीं हुई थी, लोग रहने के लिए भी नहीं गए थे। और बात केवल यहीं तक नहीं है, बात उससे भी आगे की है। और बात उससे आगे की यह है कि उस जमाने में यहां पर गणित की, अंतरिक्ष विज्ञान की खोज की जा चुकी थी, लगभग गैलीलियो के समकालीन, बल्कि उससे भी पहले की बात है, जब हमारे यहां पर आर्यभट्ट ने, जब हमारे यहां के शोधार्थियों ने इस बात का पता लगा लिया था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। पाई का लगभग अधिकतम मान भी निकाल लिया गया था। मैं उस जमाने की बात करता हूं जिस जमाने में गणित के मामले में इतनी बड़ी खोजें हुई थी, जिस जमाने में आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है, या 1500-1600 साल पहले की बात है, जब 40 देशों के विद्यार्थी नालंदा के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। एक करिकुलम या पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए नहीं आते थे, अपने अपने तरीके के विज्ञान को, अपनी अपनी तरीके के दर्शन को लेके आते थे। बहसें होती थी और पूरी दुनिया भर में यहां से पढ़कर जाते थे और पूरी दुनिया के ज्ञान को लेकर यहां पर आते थे। जितनी भी खोजें हैं, चाहे वो चरक की खोज हो, चाहे वो सुश्रुत की खोज हो, चाहे वो धन्वंतरी की खोज हो, चाहे वो भास्कराचार्य की खोज हो, चाहे वो लीलावती की खोज हो, चाहे वो बराहमिहिर की खोज हो, चाहे वो आर्यभट्ट की खोज हो, ये कुछ नाम है, ऐसे अनगिनत नाम है। ये सारी खोजें कब हुई हैं? उस दौर में हुई हैं। इनका सन उठाकर देखिए, इनका काल उठाकर देखिए, ये सारी खोजें उस दौर में हुई हैं जब इस धरा पर, धरा के इस हिस्से में ये विचारधारा लोगों के दिमाग पर हावी थी कि सवाल उठाओ। अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो खोज कैसे करेंगे? अगर आप ये मानेंगे कि सब कुछ आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है तो फिर आप नए के लिए क्यों जाएंगे? जब आप ये मानेंगे कि सब कुछ एक बहुत पुरानी 3500 साल पुरानी किताब में लिखा हुआ है, पुष्पक विमान भी है और प्लास्टिक सर्जरी भी है और ये भी है और वो भी है, फिर आप नए की खोज क्यों करेंगे? नए की खोज तब हुई जब समाज में इस बात की चिंताधारा आई, जिसके अगुआ गौतम बुद्ध थे, जिसके अगुआ महावीर स्वामी थे, जिन्होंने ये कहा कि नहीं,
सब कुछ यहीं पर घटित हो रहा है, और जो घटित हो रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। उस प्राचीन काल में इस तरीके का जो सोच निकल कर आया है, उस सोच ने विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, जो सच्ची कहानी है। एक नौजवान था, वो एक कुएं पर पानी निकाल रहा था और पानी निकालकर अपने जानवरों को पिला रहा था। इस बीच में उस जमाने के जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो अपने 15-20 शिष्यों के साथ वहां से निकले। गर्मी का मौसम था, उनको प्यास लगी थी। उन्होंने उससे कहा कि हमको पानी पिला दो। पानी पिलाने के पहले उनने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, किस परिवार के हो। उनका आशय यह था कि उसकी जाति क्या है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि प्यास की तो कोई जाति होती नहीं है, आप तो पानी पीजिए महाराज, जाति से क्या मतलब। लेकिन उन्होंने पूछा, खैर वो संयोग से उस परिवार के थे जिस परिवार के छुए हुए पानी को हमारे ज्योतिषी जी महाराज पी सकते थे। पानी पीने के बाद सारे लोगों को पानी पिलाया, बहुत सारी बाल्टियां खींचनी पड़ी होंगी उनको। तो उस नौजवान ने फिर उनको अपना हाथ दिखाया कि आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं हमारे राज के, जरा मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरे हाथ में पढ़ने लिखने की कितनी संभावना है, आपका ज्योतिष क्या कहता है। उन्होंने उसका हाथ देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में निरक्षर भट्टाचार्य बनने की संभावना है, तुम जीवन में कभी नहीं पढ़ लिख पाओगे और केवल पशुओं को चराने का, जानवरों को चराने का काम करोगे। जाहिर सी बात है कि उस नौजवान को बुरा लगा हुआ। उस नौजवान ने अपने गुस्से को काबू में किया और उनसे, ज्योतिषी महाराज से ये पूछा कि ये पढ़ने लिखने की रेखा होती कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर होती है, फलानी जगह होती है। तो उनके जाने के बाद उसने चाकू उठाया और उस रेखा को अपने हाथ से खींचा और उसने कहा कि रेखाएं नहीं तय करेंगी मेरा भविष्य, मैं तय करूंगा कि मैं पढ़ सकता हूं कि नहीं पढ़ सकता। और बाद में वो इस देश के 3 बड़े चिकित्सकों में से एक हुए जिनका नाम था धन्वंतरी। ये वो समय था जब सवाल उठाने की बात की जाती थी। तो अगर हम सवाल उठाने की, और एक समय आया जब दोबारा से जीत गए वो लोग जिनका ये कहना था कि नहीं, सब तुम्हारी जन्म कुंडली में राहु की वजह से और केतु की वजह से और शनि और बुध की वजह से होता है, तुम्हारी नियति में लिखा हुआ है। एक ऐसा विचार हावी हो गया इस पूरे समाज के ऊपर, जिस समाज ने ये कहा कि नहीं, जो पैदाइशी रूप से फलाने फलाने वर्ण में पैदा हुए हैं केवल वही पढ़ेंगे, बाकी लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब अगर कोई लोहार पैदा हुआ है, लोहार परिवार में, वो अगर लोहे की नई शोध करना चाहता है, उसके लिए अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो श्रम और बुद्धि, हाथ और मस्तिष्क, इन दोनों का जो डिस्कनेक्शन हुआ, उसकी वजह से भारतीय विज्ञान और भारतीय शोध 1500 साल पीछे चली गई। 1500 वर्ष। ये बात इसलिए ध्यान रखने की है कि अब वही ताकतें दोबारा लौट कर आ रही हैं, जिन ताकतों का ये कहना है कि हमें पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, विज्ञान बकवास है, ग्रंथ खराब है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद कर दो, उत्तराखंड के देहरादून विश्वविद्यालय को बंद कर दो, ये फिजूल खर्ची है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, रोहित वेमुला को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। वही विचार आज दोबारा से लौट कर आ रहा है। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि ये खतरा जो 1500 साल पीछे कर गया इस देश को, वो खतरा अब एक बार फिर से हमारे देश पर मंडरा रहा है। और इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि मार्क्स ने उन तमाम सारे खतरों का किस तरीके से व्याख्या की थी। इसलिए और ज्यादा विस्तार में जाने की बजाय मैं केवल 3 या 4 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं कि मार्क्स किस तरीके से सटीक साबित हुआ। और उन बातों को मैं ये कोशिश करूंगा कि चूंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी और शिक्षा से जुड़े हुए और हमारे जीवन से जुड़े हुए सवालों के आधार पर ये अपन लोग बातचीत करें। 1848 में मार्क्स जब 27 साल के थे, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी। उन्होंने एंगल्स के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी। असल में उनके साथ के जितने भी नौजवान थे, वो सारे नौजवान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये दुनिया में जो दर्शन चल रहा है वो भी गलत है, उसको ठीक करना चाहिए, और दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है वो भी गलत है, इसको ठीक किया जाना चाहिए।
इसके लिए क्या करें? बोले कुछ एक घोषणा पत्र अपने को तैयार करना चाहिए जिसके आधार पर पूरी दुनिया को हम अपना संदेश देंगे। एक किताब लिखने का जिम्मा दिया गया और वो मार्क्स और एंगल्स ने लिया। उन्होंने 1947 के दिसंबर से लेकर 1948 की जनवरी के बीच में 2 महीने में 3 या 4 सिटिंग में करके वो किताब लिखी है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। बहुत सरल किताब है, मार्क्सवादी दर्शन का और एक नए तरीके के क्रांतिकारी दर्शन का बिल्कुल एकदम सूत्रीकरण है, बहुत सरल भाषा में। अगर आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। उसमें उन्होंने एक मार्के की बात कही थी, उसमें उन्होंने पूंजीवाद की व्याख्या की और पूंजीवाद की व्याख्या करते करते कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, कि ये लोकतंत्र लेके आता है, ये समृद्धि लेके आता है, ये बहुत संपन्नता लेके आता है, ये बड़ी आजादी लेके आता है। बोले ये फालतू की बात है, ये केवल मुनाफे के लिए लालच और हवस लेके आता है। और दुनिया के उन सारे रिश्ते, और ये जो मार्के की बात उन्होंने कही है उसमें कि पूंजीवाद मुनाफे के स्वार्थ के अंदर हमारे जितने भी पवित्र रिश्ते हैं उन सारे पवित्र रिश्तों को स्वार्थ के रुपए पैसे के जोड़ के बर्फ के ठंडे पानी में डुबो देता है। जिन रिश्तों को बड़ा आदरणीय समझा जाता था, जिन कामों को मनुष्यता के लिए बहुत अच्छा समझा जाता था, उन सबको अपनी कमाई का जरिया बना लेता है। और मैनिफेस्टो में जिक्र करते हुए उन्होंने 3-4 पेशों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा जैसे शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। एक जमाना था जब अध्यापक का इसलिए सम्मान किया जाता था, मुझे आज भी याद है, वो चीनी कहावत है जिसमें ये चीनी कहावत में ये कहा गया था कि अगर आपकी नाव, राजा से संवाद है, राजा से कहा गया कि अगर आपकी नाव पानी में, बाढ़ में फंस जाती है, समंदर में डूबने लगती है और आपको अगर सारी चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं अपने आप को बचाने के लिए और आखिरी में केवल 2 लोग बचते हैं, एक आपका बेटा, एक आपका शिक्षक, तो आप किसको फेंकेंगे पहले? उसमें वो चीनी सम्राट ये कहता है उस लोक कथा में कि मैं अपने बेटे को समुद्र में फेंक दूंगा, क्योंकि बेटा अगर चला जाएगा तो संतान तो दोबारा से पैदा की भी जा सकती है, लेकिन शिक्षक अगर चला जाएगा तो ज्ञान दोबारा से पैदा नहीं किया जा सकता। तो ये गरिमा वाला जो उसकी भूमिका रही, वो गरिमा वाली भूमिका कहां चली गई? पूंजीवाद ने उसको आना पाई रुपए पैसे के बर्फीले पानी में डुबो दिया। अब हमारे गुरुजी की हालत क्या है? 1,500 रुपये पे काम कर रहे हैं, 2,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। जिस प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं उस प्राइवेट स्कूल के मैनेजर साहब से लेके और मालिक साहब तक के घर के काम भी कर रहे हैं। और अगर सरकारी विद्यालय में काम कर रहे हैं तो पशु गिनने का काम भी कर रहे हैं, चूहे गिनने का काम भी कर रहे हैं, जनगणना का भी काम कर रहे हैं, परिवार नियोजन का भी काम कर रहे हैं। उस पवित्र रिश्ते को कहां उन्होंने तब्दील कर दिया? विशुद्ध स्वार्थ के फायदे में, विशुद्ध मुनाफे के लिए। उसी तरीके से शिक्षा कोई कमोडिटी हो सकती है क्या? शिक्षा कोई माल हो सकती है कि जिसे बेचकर मुनाफा कमाया जाए? लेकिन इस पूंजीवाद ने उस शिक्षा को भी पूरी तरीके से इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया है कि अब वो जो एक मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार होना चाहिए, दुनिया के बारे में जानना, अपने आप को शिक्षित करना, नए से नए साहित्य को, नई से नई खोज को, नई से नई जानकारी को पढ़ना, उस अधिकार को उन्होंने सीमित करके अब कैपेसिटी टू पे के आधार पर निर्धारित कर दिया है कि अभी अगर आपकी भुगतान क्षमता है तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। यही तो मार्क्स ने कहा था कि डॉक्टर के रिश्ते को, शिक्षक के रिश्ते को, अध्यापक के रिश्ते को, यहां तक कि परिवार के रिश्तों को भी शुद्ध स्वार्थ के आनापाई में डुबो देता है। आज मार्क्स के गुजर जाने के 137 साल बाद हम उनको अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं। ये मनुष्यता के खिलाफ होते हैं, और मनुष्यता के किस कदर खिलाफ होते हैं इसका उदाहरण कल ही देख लीजिए। 10 ट्रेनें चलने वाली थी, टिकटें खरीदी जा चुकी थी, कर्नाटक से 40 दिन तक जो फंसे रहे, जिनको 45-45 दिन का वेतन नहीं मिला है, जिनके 2-2 महीने के वेतन लटके हुए हैं, वो निर्माण मजदूर जब हार के, थक के, इस डर से कि अभी अगर बारिश आ जाएगी तो उसके बाद कोरोना का आतंक किस तरीके से फैलेगा, उनको विश्वास नहीं है सरकार द्वारा किए जाने वाले कामों पे, वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं कि जैसे भी रहेंगे घर में जाकर रह लेंगे। और कुछ पूंजीपति, कुछ उद्योगपति, कुछ बिल्डर्स
कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये अगर चले जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा, और ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती हैं। मानवता और मुनाफा जब दो पलड़ों में होता है तो आज के, जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद में वो पलड़ा मुनाफे की ओर घुसता है, मुनाफे की ओर झुकता है, मनुष्यता के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं होता। ये मार्क्स की मौलिक खोज थी। मार्क्स ने पूंजी के उन तमाम सारे मुखौटों को उतार दिया था जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बड़ी प्रोग्रेसिव है, ये बड़ा नई खोज लेकर आई है, ये बड़ी आज़ादी है। काहे की आज़ादी? भारतीय संविधान के हिसाब से जो नागरिक समान है, उन नागरिकों की समानता बंगलौर में कल इस बात पर तय हुई है कि किसकी पूंजी, किसकी थैली ज़्यादा बड़ी है, और जो बड़ी थैली वाले 15-20 लोग थे उनके आधार पर दसियों हजार लोगों की ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। अब वो मरते हैं तो मरे, लेकिन उनकी ईंट को चीनने के लिए, उनकी बिल्डिंगों को बनाने के लिए, उनके मुनाफे को बढ़ाने के लिए उन्हें वहां पर एक बंधुआ गुलाम की तरीके से रहना पड़ेगा। यही तो पूंजीवाद है। किसने कहा कि मार्क्स पुराने हो गए? मार्क्स रोज नित नए रूप में निखर कर हमारे सामने आ रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ये लुटेरे जो होते हैं वो मुनाफे के लिए किसी को भी नहीं छोड़ते। इन्होंने, ये पूंजीवाद की देन है कि उन्होंने न केवल शिक्षा को, न केवल विज्ञान को, न केवल चिकित्सा को, न केवल मनुष्य के जीवन को, बल्कि पूरे के पूरे देश की एकता और देश की समृद्धि को भी, देश की मजबूती को भी अपने मुनाफे के लिए दांव पर लगा दिया है। यही तो पूंजीवाद की व्याख्या की थी मार्क्स ने। मार्क्स ने यह कहा था कि ये कभी संकट से बाहर नहीं आता, ये एक संकट से निकलता है, दूसरे संकट में जाता है। अभी शिक्षा का व्यावसायीकरण कर दिया, बाकी सब लोगों के लिए कह दिया कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाएगी आके, और बेरोजगारों की फौज बढ़ा दी। बेरोजगारी क्या हमारी नाकाबिलियत की वजह से है? बेरोजगारी उनके हित की वजह से है। मार्क्स ने यह कहा था कि बेरोजगारी पूंजीवाद का बाई प्रोडक्ट है। जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतनी अधिक बेरोजगारी होगी, क्योंकि मुनाफे को पैदा करने के लिए पहली शर्त यह है कि मुनाफे को पैदा करने वाले को कम से कम भुगतान दिया जाए, और कम से कम भुगतान देने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि उसको दिए जाने वाले वेतन को कम कर दो, उस पर काट छाट करते रहो। दूसरा तरीका यह है कि इस तरीके की आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगो कि जो काम 10 मजदूर किया करते थे उन कामों को करने के लिए एक से ही काम ले लिया जाए। और इसका मुनाफा बढ़ाने का तीसरा तरीका यह है कि बाजार में बेरोजगारों की भीड़ को तैयार रखो, ताकि कम से कम मजदूरी की दर पर लोग काम करने के लिए तैयार हो जाए। अगर देहरादून शहर में 10 क्विंटल आलू की खपत है, और कभी वहां के किसान अगर 100 क्विंटल आलू ले आते हैं, तो खपत से ज्यादा अगर आलू हो जाएंगे तो आलू की कीमत गिर जाएगी। जितने मजदूरों की, जितने लोगों की आवश्यकता है, उससे ज्यादा अगर बेरोजगार बाजार में होंगे तो उनकी मजदूर, वो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मनुष्यता को जानवरों की तरीके से पीछे घिसटने वाला, रोजगार के लिए ललचाने वाला और गिड़गिड़ाने वाली एक प्राणियों में तब्दील कर देने की विधा है पूंजीवाद, जो आज हम नंगी आंखों के साथ देख रहे हैं। मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने 5-5 लाख, 7-7 लाख रुपया बैंक से लोन लेने के बाद इंजीनियरिंग की है, आईटी में बढ़िया पढ़ाई की है, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की है, और अब जब कभी उनके पिता या माता हमको मिलती हैं, हम उनसे पूछते हैं कि बेटा या बेटी कहाँ पर है, तो वो ये बताते हैं कि नोएडा में है, 30,000 रुपये महीने पर काम कर रहा है, 10,000 रुपये महीने पर नोएडा में कमरा आता है। बेंगलोर में है, 26,000 रुपये महीने पर काम कर रहा है। जो एक अनस्किल्ड लेबर की वेतन होनी चाहिए, उससे भी कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवान, क्योंकि उन्हें भुगतान अगर हो जाएगा तो बिल गेट का मुनाफा कैसे तैयार होगा।